नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। हमारी खास पेशकश 2 बजे की दोपहर 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इसमें पहली खबर कांग्रेस पर लगाए जुर्माने से जुड़ी है। दूसरी खबर केजरीवाल को लेकर शुरू किए अभियान की होगी। तीसरी खबर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर है और चौथी खबर कंगना रनौत के मंडी लोकसभा क्षेत्र में पहले रोड शो से जुड़ी है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के चलते सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो ये 5 खबरें हैं, बड़ी खबरें जो कि हम आपको बताएंगे। 1700 करोड़ का जुर्माना जो कि कांग्रेस पर लगा है, इसके साथ ही केजरीवाल को आशीर्वाद, इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली से सामने आ रही है। व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिसको लेकर के, और उसमें केजरीवाल की पत्नी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए कहा गया है। वहीं तीसरी तस्वीर कंगना का रोड शो है और चौथी माफिया मुख्तार का अंत, और पांचवी तस्वीर बिहार में जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर हम आपको बताएंगे। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को लगभग 1700 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस दिया है। ये नोटिस 2017 और 18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा है। इस नोटिस में टैक्स के साथ जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें 2017 से लेकर 2021 तक के लिए टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग शुरू करने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट से फैसला आने के कुछ घंटे बाद ही इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को नोटिस भेजा है। तो हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया था और एक बड़ा जुर्माना कांग्रेस पर लगाया गया है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 1700 करोड़ का जुर्माना लगा है, टैक्स के साथ जुर्माना जोड़ा गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने कांग्रेस को राहत देने से इनकार किया है। ये बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। 19 अप्रैल को पहले चरण का जो मतदान होना है वो होगा, और इससे पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है जहां 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना कांग्रेस पर लगा है। बता दें कि तमाम तरीके के जो आरोप है वो भी कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है और काफी सियासत इस मामले में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को और 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है। बता दें कि टैक्स के साथ जुर्माना जोड़ा गया है और ये करोड़ों का जुर्माना कांग्रेस पर लगाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि मामले में हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। एक बड़ा झटका कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले लगा है। बता दें कि 19 अप्रैल जब लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होगा और उससे पहले करोड़ों का जुर्माना कांग्रेस पर लगा है। 1700 करोड़ का जुर्माना कांग्रेस पर लगाया गया है और हाईकोर्ट ने कांग्रेस को राहत देने से भी इनकार कर दिया है। बता दें कि ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और काफी सियासत देखने को मिल रही है। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही है कांग्रेस की ओर से और आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इरफान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्या है पूरा मामला, किस वजह से ये जुर्माना लगाया गया है? कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया जा रहा था इनकम टैक्स की तरफ से, जिसको लेकर काफी लंबे समय से ये विवाद चल रहा था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले ही इसकी प्रतिक्रिया शुरू की गई है। कांग्रेस के बाकी अकाउंट जो सीज किए गए हैं, कांग्रेस कहने को इसके विरोध में प्रदर्शन भी कर रही है। कई बार कांग्रेस जो है गुहार लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 2021 से सिलसिला चलता आ रहा था। बिल्कुल इरफान, ये बड़ा झटका है लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए और तमाम तरीके के जो आरोप है वो भी कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है और सियासत इस मामले में देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें लगातार सियासत चलती नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को निशाना बना रही है। कांग्रेस ने किसी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार की तानाशाही के चलते ये सब किया जा रहा है। मोदी सरकार के इशारे पर जो है सारे अकाउंट सीज कर दिए गए। इसमें राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जो बयान दिए हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि इस समय चुनाव का समय है और हमारे उम्मीदवारों के पास में जो है ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं है और मोदी सरकार के इशारे पे सारे कांग्रेस के जितने अकाउंट हैं वो सीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस के साथ शोषण किया जा रहा है। इस तरह के कई आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं।
बिल्कुल इरफान, ये जो 1700 करोड़ का जुर्माना लगा है और नोटिस दिया गया है, इसकी आखिरी तारीख क्या दी गई है? कब तक कांग्रेस को ये जुर्माना देना होगा? अब इसमें भी इसकी आखिरी तारीख अभी सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन अल्टीमेटम अगर कहें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले ही सुनिश्चित किया जाएगा कौन सी तारीख को ये जो है इनको जुर्माना पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है इनके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। चलिए इरफान, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली में शराब घोटाला मामले में सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा चुनाव को लेकर नया अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का नाम केजरीवाल आशीर्वाद कैंप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कोर्ट के सामने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं, देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। साथ ही केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने यह भी कहा कि जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? वहीं इस अभियान को लेकर उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसके जरिए केजरीवाल को आशीर्वाद दिया जा सकता है। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार की मौजूदगी में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी फिलहाल जेल में बंद है। उसने अपने पिता के जनाजे में आने की परमिशन मांगी है, जिसके लिए मुख्तार अंसारी के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। यह अर्जी मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की अनुमति के लिए थी। तो तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि बांदा जेल में बंद था मुख्तार अंसारी। 2 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है और बेटे ने जनाजे में शामिल होने के लिए परमिशन मांगी है। बता दें कि जुमे की नमाज भी आज है और ऐसे में पुलिस बल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। 2 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है और इस मामले में भी काफ़ी सियासत देखने को मिल रही है। बता दें कि कई तरह के बयान इस मामले में सामने आ रहे हैं। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद था और उसके बाद में अचानक तबीयत बिगड़ी और मुख्तार अंसारी की अस्पताल में मौत हुई है। बता दें कि इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस की ओर से किए गए हैं। बेटे ने जनाजे में जाने की परमिशन भी मांगी है। जुमे की नमाज होने के कारण भी पुलिस ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और हर जगह पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, जहां अलर्ट मोड पर है और अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के आवास पर भी तमाम जो पुलिस बल है वो मौजूद है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी के आवास पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इसी पर हमारे साथ ब्यूरो हेड यूपी वंदना जी जुड़ गई है। वंदना जी, तमाम जो इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। फिलहाल क्या स्थिति है वहां की? देखिए, क्योंकि जब मुख्तार अंसारी की कल जब रात मौत हुई है इलाज के दौरान, तभी से पूरी पुलिस फोर्स जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने आवास पर बैठक बुलाई, क्योंकि आज देखिए रमजान चल रहा है, जुम्मे की नमाज भी आज है, तो ये इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुलाई और उसने एडीजी अमिताभ यश, उसके बाद प्रशांत कुमार, तमाम आला अफसर बैठे, उनको निर्देश दिए और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि जैसे मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई, वैसे ही गाजीपुर उसके आवास पर वहां पे हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए, उनकी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद वहां पे जो नारेबाजी होने लगी, तो इसको देखते हुए तुरंत प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। वहाँ पूर्वांचल में मऊ, प्रयागराज, गाजीपुर, यहाँ पे पूरी जगह धारा 140 लगा दी गई सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। और जो लखनऊ के आला अफसर है अमिताभ यश और तमाम जो अफसर है वो तुरंत मौके पर पहुंचे और जो वहाँ जिले के गाजीपुर जिले के और तमाम प्रयागराज के जो अफसर है वहाँ पर मिलिट्री भी वहाँ पे
तैनात है, पीएससी के जवान तैनात है, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मतलब बात की जाए तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट कर रखी है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो जो ना हो। जुम्मे की नमाज के चलते भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स वहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की अगर थोड़ी सी बात करें तो वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, एक बड़ा गैंगस्टर था। उसके ऊपर 63 मामले ऐसे संगीन अपराध दर्ज थे। एक उसका दबदबा था, वहाँ पे हत्याएं करना, लूट करना, डकैती डालना, तमाम ऐसे उसके ऊपर आरोप, संगीन आरोप थे। और इसको देखते हुए भी 1.5 साल के अंदर ही उसको 8 बार सजा सुनाई गई और 2 में तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी गई। और इसकी आपराधिक मामले में जो सबसे संगीन अगर अपराध की बात करें वैष्णवी, तो वो कृष्णानंद जो कि विधायक से, उनको मोहम्मदाबाद से पूरा तनाव शुरू हुआ था इस अंसारी का। वहां पे इसके अंसारी के भाई को हरा दिया था कृष्णानंद राय ने, तो उसको समझ लो कि AK-47 से 2005 की घटना 500 राउंड गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ये बहुत ही बड़ा एक जुर्म था, संगीन अपराध था। मतलब उस समय पूर्वांचल में इस टाइप की घटना होना एक आम बात थी। जी वैष्णवी। वंदना जी, मुख्तार अंसारी के जनाजे का जो कार्यक्रम होगा वो कब तक होगा और कौन से बड़े अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है जो शामिल होंगे? देखिए, इसका मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होने के बाद जो उसकी जो शव, उसकी जो बॉडी है उसको उसके परिजनों को सौंप दी जाएगी। जिसका एक रूट प्लान किया गया है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी आप ले जाएंगे उसका रूट, ताकि कोई घटना ना घटे। इसको देखते हुए बांदा से गाजीपुर का एक रूट प्लान तैयार किया गया, जिसमें बाकायदे तमाम पुलिस फोर्स साथ में रहेगी। मुख्तार का जो शव ले जाने के लिए रूट प्लान तैयार है, वो 400 किलोमीटर के सफर से 26 गाड़ियों का एक काफिला होगा, जो कि बांदा से फतेहपुर, कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में एंट्री करेगा और पोखराज इंडिया बाईपास से भदोही से होते हुए उसकी एंट्री होगी। और भदोही जो जिला है वहां से बनारस होते हुए गाजीपुर जाने का एक रूट मैप तैयार है। एम्बुलेंस के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद होंगे और परिवार के लोगों की गाड़ियां भी उस काफिले के साथ रहेंगी। जी वैष्णवी। बिल्कुल वंदना जी, मामले में देखें तो सियासत भी देखने को मिल रही है। तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह कुछ और है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए वैष्णवी, क्योंकि मुख्तार अंसारी लगातार बीमार थे। अभी 4-5 दिन पहले भी उनको बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज ICU में भर्ती किया गया था। उसके बाद सुबह भर्ती किया, शाम को उसको जब उस तक थोड़ी नॉर्मल हो गई तो उसको ले जाके फिर वापस से जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन फिर अभी जो प्रशासन के मुताबिक जो उसको कल लाया गया, उसको खून की उल्टी हुई, हालांकि इसकी बात की पुष्टि नहीं हुई है। तो कर्मचारियों का, जो जेल के कर्मी, उनका कहना है कि अंसारी ने खिचड़ी खाई थी, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसको जब अस्पताल ले जाने लगे तो उसके बाद इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। लेकिन अब सियासत यहाँ पे जो विपक्षी पार्टी है ओवैसी ने भी एक ट्वीट करके उसके प्रति संवेदनाएं जताई है और उस पर हत्या का आरोप लगाया है। वही परिजन की बात करें, मुख्तार अंसारी के बेटे की उमर अंसारी की बात करें, उसके परिजन, उसकी पत्नी की बात करें तो उनका कहना है कि मीठा जहर देके मेरे पिताजी को मार दिया है। वही सपा अखिलेश यादव ने भी इस पे एक्शन लेने के लिए बोला है कि जांच पड़ताल हो। मायावती सुप्रीमो ने भी इस पर सवाल उठाए, ट्विटर के जरिए उन्होंने जांच की मांग की। हालांकि ये सारी चीजें विपक्षी बराबर पलटवार कर रही है, लेकिन इसको देखते हुए जो प्रशासन है उसमें 3 सदस्यों की टीम का गठन कर दिया है, जिसकी जांच पड़ताल वो सदस्य करेंगे और एक महीने के अंदर जो है वो रिपोर्ट सौंपेंगे। अभी एक अब खबर अपडेट हो के आ रही है कि जो उमर अंसारी है, अंसारी का जो मुख्तार अंसारी का जो बेटा है, उसने बांदा के DM को एक पत्र लिखा है और पत्र में जांच की मांग की है। जी चलिए, शुक्रिया वंदना जी तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी ने हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जहां कंगना ने पहला रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ देखकर कंगना गदगद हो गई। वहीं कंगना के रोड शो में हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंजते नजर आए। रोड शो के दौरान कंगना रनौत ने कहा कि विकास उनका सबसे अहम मुद्दा है और PM मोदी के नेतृत्व में इस काम को अमली जामा पहनाया जाएगा। तो मंडी से कंगना रनौत को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है और इसी को लेकर के रोड शो कंगना रनौत ने किया, जहां पर काफी उत्साह लोगों में भी नजर आया, जिसमें अहम मुद्दा भी कंगना रनौत ने बताया। बता दें कि रोड शो में काफी भीड़ देखी गई और कंगना ने जनता से मुलाकात की है
बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और जो बीजेपी की सूची जारी हुई थी, बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया है और इसके बाद में कंगना रनौत रोड शो के लिए निकली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, कंगना रनौत ने रोड शो किया है, कैसा उत्साह इस दौरान जनता में भी नजर आया? बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे कंगना रनौत को जो है यहाँ पे टिकट मंडी से दिया गया था और उनका पहला स्लोगन यही था कि गांव की बेटी गांव में आई है, ये लेकर उनके जो है यहाँ पे देखने को जो है जिस तरीके से जन सैलाब उनके रोड शो में देखने को मिल रहा है, वो अपने में देखने वाली बात होगी। और खास करके अगर बात करें हिमाचल की जो मंडी का इलाका है वो जो है महिला बहुमूल्य इलाका माना जाता है और कहीं ना कहीं इस रोड शो में देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं और कंगना रनौत भी अपने रथ से उतर के जो है उन लोगों का जो है अभिवादन कर रही है, महिलाओं के साथ मिल रही है, फूल मालाएं चढ़ा रही है। ये तमाम चीजों को देख के कहीं ना कहीं जो है रोड शो देखने वाला है। जी बिल्कुल अवनीश जी, यहाँ पर कंगना रनौत की बात करें तो कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जिस तरीके से वैष्णवी महिलाओं की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें और महिलाओं को आरक्षण की बात करें, तमाम मुद्दे लेके कह रही है। और खास करके बात करी तो उनकी कहा था कि जिस तरीके से महिलाओं की बात यहाँ पे मोदी जी ने करी है, महिलाओं को जो है यहाँ पे आरक्षण की बात करी है, उनको पा दिया और खास करके अपना जो है वहाँ पे उदाहरण वो दे रही है कि एक महिला होने के नाते उनको जो है यहाँ पे जो है लोकसभा में उतारा गया है। और जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात है, वो तमाम चीजों को मुद्दों को लेकर उनका कहना था कि महिलाएं जो है अब बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और उनके लिए वो लगातार यहाँ पे काम करेंगी आगे अगर उनको मौका मिलता है। ये तमाम चीजों के वायदे यहाँ पे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आज रोड शो हुआ अवनीश जी कंगना रनौत का, इसमें कौन से बड़े जनप्रतिनिधि है उत्तराखंड के जो उनके साथ में मौजूद थे और एक बड़ी सेलिब्रिटी भी है कंगना रनौत, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए थे रोड शो के दौरान? बिल्कुल वैष्णवी, देखिए यहाँ पे अगर बात करें पहले से जो प्रस्तावित रोड शो था, इसके बाकायदा जो शासन प्रशासन और खास करके अगर बात करें जिससे कंगना रनौत की एक अलग पहचान रखती हैं, इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी जो है यहाँ पे अभिनेत्री हैं और आम जनमानस के साथ जुड़ी हुई है, धरती से जुड़ी हुई कहा जा सकता था इनको। उनके अंदर कोई ऐसी बनावट नहीं देखी जा रही है, आम जनमानस के बीच में जाके जा रही है और कई यहाँ के जो यहाँ पे नेता हैं वो भी वहाँ पे जो है शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई गई थी केंद्र की तरफ से, सबको प्रभारी बनाया गया था। तो ये तमाम नेता भी वहां पे पहुंचे हुए हमारे उत्तराखंड के और यहाँ पे जिस तरीके से बात की जा रही है कंगना रनौत की, उनका माना जा रहा है, निश्चित तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पे आने वाले समय में एक विधायक के वो MP के रूप में यहाँ पे जरूर प्रस्तुत होंगी। बिल्कुल अवनीश जी, रोड शो आज किया गया कंगना रनौत ने और इसके साथ ही बड़ी रैलियों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंचेंगे, रैली होंगी। और कंगना रनौत की बात करें तो कैसा रिस्पांस कंगना रनौत को मंडी से मिल रहा है, मंडी की जनता से मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आज बात करें रोड शो की, जिस तरीके का यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे जो जनसंपर्क के साथ साथ और यहाँ पे जनता का जो है यहाँ पे उनको समर्थन मिल रहा है और खास करके महिलाएं बढ़ चढ़ के जो है वो कंगना रनौत के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। उनके जन सैलाब कह सकते हैं, जन सैलाब कहना अगर गलत नहीं होगा, जिस तरीके का रोड शो आज देखने को मिल रहा है उनका। और खास करके प्रधानमंत्री की जिस तरीके से रैलियों की बात करें, तमाम जो है यहाँ पे बड़े बड़े जो नेता हैं रैलियां करेंगे, कैबिनेट के केंद्रीय की मंत्री तक यहाँ पे रैलियां करेंगे और खास करके प्रधानमंत्री का भी उत्तराखंड दौरा है। यहाँ पे जो है 3 गढ़वाल में और 2 कुमाऊं मंडल में उनकी रैलियां होनी है, उसको लेके भी यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। और अब बात हिमाचल की करें, हिमाचल में आने वाले समय में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। जी अवनीश जी, जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि या फिर प्रत्याशी जब क्षेत्र में पहुंचता है, जैसे कि कंगना रनौत वो रोड शो के माध्यम से जनता के बीच पहुंची है, ऐसे में जनता भी अपनी शिकायतें सामने लेकर पहुंचती है और प्रत्याशी को भी अपनी शिकायतें बताती है, जनप्रतिनिधि को अपनी शिकायतें बताती है। कौन सी अहम जो समस्या है मंडी में जिसको लेकर के शिकायतें कंगना रनौत को सुनने को मिल रही है और वो आश्वासन भी जनता को देती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वैष्णवी अगर बात करें, मंडी एक छोटा इलाका कहा जा सकता है, अगर कहा जाए कि गांव का इलाका कहा जा सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वहाँ पे खास करके जो सुविधाओं की जो कमी दिखाई देती है, फिर स्वास्थ्य की बात करें, दूर दराज में जो है उनको इलाज के लिए जाना पड़ता है। ये तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर वो वहाँ पे रोजगार की समस्या है कि किस तरीके से वहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से दैवीय आपदाएं आती है उससे निपटने के लिए यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे वो बात जरूर की जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय किया जा चुका है। ये बंटवारा कुछ नियम और शर्तों के तहत किया गया है। वहीं इस बात की घोषणा शुक्रवार को पटना में एक कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दी गई है, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर घोषणा की गई। आरजेडी 26, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसमें झारखंड में राजद को एक अतिरिक्त सीट मिलेगी। अब आरजेडी चतरा के अलावा पलामू सीट पर भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, क्या कुछ जानकारी, कितनी सीटें किस पार्टी को मिली है? ये बात सही है। कुछ जो इंडिया गठबंधन की जो तालमेल हुई है, कुछ सीटों पर चल रहा है दोस्ताना। कहीं दोनों तरफ की ओर से कई सीटों पर मुकाबला दे रहा है। बात बन रही है दोनों ओर टचअप की, कि अगर दोनों ओर से टचअप हो जाए तो और बेहतर होगा। ये सबसे बड़ी खामियाजा INDI इंडिया गठबंधन के सामने उत्पन्न हो रही है। कुछ बागी उम्मीदवार भी हो गया है, जो कि इंडिया गठबंधन से उसको मन के अनुसार टिकट नहीं मिली है और वो उस चुनाव की ओर से अपना दावेदारी ठोक रही है। तो उस परिस्थिति में INDI इंडिया गठबंधन की परेशानियां हो रही है। नो डाउट, इसे का नकारा नहीं जा सकता है। सवाल रह गया ये है कि तालमेल में दोनों ओर से टचअप में लगा हुआ है। और फिर असर के नेता भी लगे हुए हैं कि दोनों ओर से इस मामले को सुलझा दिया जाएगा। और साफ भी कहा गया, लोग उधर से बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि नहीं, तालमेल हो गया है और जो भी थोड़ी मोड़ी कमियां होगी उसको दूर कर लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो बंटवारा हुआ है उसके बाद में नाराजगी भी देखने को मिली है, और नाराजगी के बाद में हम कह सकते हैं कि जो भी दावेदारी कर रहा था, अगर उसे टिकट नहीं मिला है तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा। ये नाराजगी दिख रही है, सामने दिख रही है, उभर के भी आया है। कई कैसे उदाहरण हैं जो कि पार्टी ने जिन्हें टिकट नहीं दिया और दूसरी पार्टी की ओर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो दूसरी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो तमाम उधर पक्ष की जो है नेता, वो उनमें नाराजगी आ गई है और वो खुद कहता है कि मैं अपनी ओर से बिल्कुल सीटों के बंटवारे के बाद में यहाँ पर नाराजगी भी देखने को मिली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।